हेलो प्यारे बच्चों, जय हिंद जय भारत। प्यारे बच्चों, आज हम आपके सामने क्लास 4 के मैथमेटिक्स का चैप्टर द जंक सेलर लेकर आए हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम बहुत से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो बुक के अंदर इनडायरेक्ट वे में दिए हुए हैं, डायरेक्ट वे में नहीं दिए गए हैं। और आपको इस चैप्टर से प्रैक्टिकल लाइफ की बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर यह वीडियो पसंद आता है तो लास्ट में पूरा वीडियो देखने के बाद आप इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप यह वीडियो देख सकते हैं, ठीक है, इस वीडियो के अंदर आपको एक शॉपकीपर दिख रहा है, जिसको आप शॉपकीपर भी कह सकते हैं क्योंकि दुकान है इसकी। ठीक है, शॉपकीपर भी कह सकते हैं। और आप देखेंगे कि इसके पास बहुत अलग अलग तरह के सामान हैं। ठीक है, ये है टोकरी सी है, फिर बिल्कुल अलग अलग चीज़ें जैसे नॉर्मल दुकानों पर हैं। ये CPU पड़ा है, मतलब वैरायटी ऑफ थिंग्स इसके पास पड़ा हुआ है। ठीक है, तो आप अपनी लैंग्वेज में आप इसको क्या कहते हैं, कबाड़ी वाला। कबाड़ी वाला कौन होता है? जो हमारे घर से रद्दी न्यूज़पेपर, फालतू की बोतलें, पुराना सामान, पुराना TV, पुराना इलेक्ट्रॉनिक आइटम, या जो चीज़ें हमारे यूज़ में नहीं हैं या जिनको हम नहीं चाहते हैं, अनवांटेड चीज़ों को ख़रीद कर ले जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, कबाड़ी वाला। बट हेयर वी कॉल इट जंक सेलर। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, जो ये पर्सन बैठा है, जंक सेलर कहेंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलिए, हु इज जंक सेलर? डेफिनेशन है, अ पर्सन हु बाइज एंड सेल्स यूज्ड और डिस्कार्डेड आइटम इज नोन एज जंक सेलर। ठीक है, अब पीछे वाली फोटो में फिर से चलते हैं। मैंने कहा था कि जो खरीदता है, जंक सेलर का मतलब, सेलर का मतलब तो बेचने वाला होता है ना। तो जो कबाड़ी वाला होता है वो सामान खरीदता तो है, पर वो अपने पास रखने के लिए नहीं खरीदता, वो हमसे खरीद कर फर्दर आगे उस सामान को बेचता है। ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्या है, जंक सेलर। ठीक है, जंक क्या होता है? जंक सेलर के बारे में, अ पर्सन हु बाइज एंड सेल्स यूज्ड और डिस्कार्डेड आइटम्स इज नोन एज जंक सेलर। ऐसा आदमी जो उन चीज़ों को खरीदता है और बेचता है जो हमारे काम की नहीं होती हैं। ठीक है, मान लीजिए हमारा कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ख़राब हो जाता है, पूरी तरह से ख़राब हो जाता है, जो रिपेयर होने के लायक नहीं है, जो रिपेयर नहीं हो सकता, हम उसको कबाड़ वाले को या जंक सेलर को दे देते हैं और उससे पैसा ले लेते हैं। जंक सेलर क्या करता है, उसको आगे फर्दर उस सामान को बेच देता है। अब जंक क्या होता है? जंक इज वेस्ट और गार्बेज दैट हैज़ बीन लेफ्ट बिहाइंड बिकॉज इट इज़ अनवांटेड। ऐसी चीज़ जो हमें नहीं चाहिए, अनवांटेड हो या जो वेस्ट हो चुकी है। वेस्ट मीन्स जो यूज़ में ना हो, उसको हम कहते हैं जंक। ठीक है, लाइक टायर, ये जो आप देख रहे हैं गाड़ी के टायर, पुरानी बोतल्स, क्लियर, ये सारी जंक आइटम्स हैं। और आपने रेट भी देखा होगा, कुछ जो जंक सेलर होते हैं उनके पास रेट लिस्ट होती है, जैसे न्यूज़पेपर ₹6 पर kg। ठीक है, 1 किलो रद्दी न्यूज़पेपर के आपको 6 रुपये देगा। आयरन है आपके पास, तो आयरन की जो 14 रुपीज़ पर kg, 1 kg आयरन मतलब वो 14 रुपये में ख़रीदेगा आपसे। ब्रश ₹180 1 kg का। प्लास्टिक 12 रुपीज़ पर kg। और वेस्ट पेपर ₹4.50 पर kg। तो उसके अकॉर्डिंग वो ख़रीदता है। अब आप सोचेंगे कि ये सामान जो हमारे काम का नहीं है, हमारे यूज़ का नहीं है, उसे जंक सेलर ख़रीद कर आखिर करेगा क्या? ठीक है, तो प्यारे बच्चों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर वो न्यूज़पेपर हमसे 6 रुपीज़ पर kg ख़रीद रहा है, ठीक है, तो वो आगे उसको 8 रुपीज़ kg के हिसाब से सेल करेगा, यानी कि इसमें भी उसका बेनिफिट है। कोई भी व्यक्ति किसी भी काम को जब वो पर्सनली इंडिविजुअल लेवल पर करता है तो हम उसको कहते हैं बिज़नेस। ठीक है, और जब भी कोई बिज़नेस करता है तो डेफिनेटली फ़ायदे में जाने के लिए करेगा, नुकसान में जाने के लिए नहीं करेगा। ठीक है, तो ये जो जंक सेलर होते हैं, इंडिविजुअल से वो सामान को कुछ कम रेट पर ख़रीद कर आगे उसको थोड़ा सा ऊंचे रेट पर, हाई रेट पर आगे सेल करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं करेंसी की। ठीक है, अब इसमें आप सोचेंगे करेंसी की बात कहाँ से आ गई, क्योंकि
जब आप डेली मार्केट में, रियल लाइफ में आप कोई भी सामान ख़रीदते हैं, बेचते हैं, तो डेफिनेटली पैसे से ही ख़रीदते हैं। पहले के ज़माने में नहीं होता था, कुछ सामान और दे दिया, बट आज के टाइम में यू विल हैव टू पे द मनी। ठीक है, तो सबसे पहली बात आपको बताना चाहूँगा कि जो करेंसी है वो इंडिया की क्या है, रुपी है, और रुपी का सिंबल हिंदी में ये है। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या होती है, एक रुपये के अंदर 100 पैसे होते हैं, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। अब आप अगली चीज़ एक और इम्पोर्टेंट बता देता हूँ कि ये जो नोट आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, इनको पब्लिश जारी कौन करता है, RBI, यानी कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। इसीलिए बैंक इनको जारी करता है, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, बैंक नोट भी कहते हैं। ठीक है, बैंक नोट भी कहते हैं। चलिए आगे। अब अभी तक हम बात कर रहे थे कि जंक सेलर खरीदता है, बेचता है, यानी कि सेलिंग एंड बाइंग। अब सेलिंग क्या होती है और बाइंग क्या होती है। जब भी हम किसी चीज़ को किसी से लेते हैं और उसके बदले हम उसको पैसा देते हैं, ठीक है, पैसा दें या उसकी जैसी कोई चीज़ उसको रिटर्न में दें, तो उसको क्या कहते हैं, बाइंग। ठीक है, मान लीजिए हम किसी से, दुकानदार से सब्ज़ी लेते हैं और उसको हम सब्ज़ी के बदले पैसा दे रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं। यानी कि ठीक, कस्टमर ने वेंडर से ख़रीदा। ठीक है, कस्टमर ने वेंडर से क्या लिया है, शॉपकीपर से ली है कोई चीज़ और उसकी जगह क्या दिया है, पैसा, तो हमने क्या कर दिया, बाइंग। अब इसी को ऑपोजिट कर दो, शॉपकीपर ने पैसा लेकर कोई चीज़ कस्टमर को दी है, तो ये क्या हो गया, सेलिंग। कस्टमर के लिए, शॉपकीपर के लिए सेलिंग है और कस्टमर के लिए क्या है, बाइंग है। ठीक है, ये दोनों प्रोसेस एक साथ चलते हैं। ठीक है, चलिए। टू ऑफर समथिंग टू समवन हु पेज फॉर इट एंड देन आउन्स इट इज़ कॉल्ड सेलिंग। ठीक है, मैंने बता दिया आपको, आप किसी को कोई चीज़ दे रहे हैं और उसकी जगह आप पैसा ले रहे हैं, ठीक है, तो आप उसको बेच रहे हैं, मीन्स सेलिंग। अब हम बात करते हैं सेलिंग की। जब आपने, मैंने अभी बताया बिज़नेस, जब कोई इंडिविजुअल या कोई आदमी, औरत या कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने लेवल पर, इंडिविजुअल लेवल पर किसी चीज़ को ख़रीदता है या बेचता है, उसको हम कहते हैं बिज़नेस। ठीक है, अब बिज़नेस करते क्यों हैं, ऑब्वियसली जो भी कोई काम करता है टू अर्न सम मनी। ठीक है, आप कोई भी काम करते हैं किस लिए करते हैं, पैसा कमाने के लिए करते हैं। ठीक है, तो पैसा कमाने के चक्कर में जब भी बिज़नेस में क्या होता है, पैसा खर्च करना पड़ता है पहले कमाने के लिए। ठीक है, मान लीजिए आप शॉपकीपर का एक एग्जांपल ले लीजिए। शॉपकीपर आपको सामान बेच तो रहा है, लेकिन बेचने से पहले उसने दुकान खोली होगी, शॉप ली होगी। ठीक है, शॉप में पैसा लगाया होगा, फिर आइटम्स पर पैसा लगाया होगा। ठीक है, तो उसने पैसा खर्च किया। ठीक है, जब वो पैसा खर्च कर रहा है तो डेफिनेटली उसकी दो चीज़ें होंगी, या तो प्रॉफिट होगा कभी, या लॉस भी होगा। जनरली तो प्रॉफिट ही होता है, लॉस कम होता है, बट लॉस भी होता है। अब प्रॉफिट होता क्या है, ध्यान से समझिए। अब प्रॉफिट इज़ द अमाउंट ऑफ मनी गेन्ड व्हेन यू गेट पेड मोर फॉर समथिंग दैन इट कॉस्ट टू यू टू प्रोड्यूस। कहने का मतलब है, मान लीजिए आपने कोई चीज़ कम में ख़रीदी है। मान लीजिए एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ, आपने एक चॉकलेट 10 रुपीज़ की ख़रीदी है। ठीक है, तो इसकी कॉस्ट, जो चीज़ ख़रीदने में पैसा लगता है उसको हम कहते हैं कॉस्ट। कॉस्ट प्राइस इसकी है 10 रुपीज़ और आप इसको सेल कर देते हैं 12 रुपीज़ में, तो आपका होता है प्रॉफिट। आपने कम में ख़रीदी और ज़्यादा में बेच दी। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं प्रॉफिट। जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा हो। कॉस्ट प्राइस किसको कहते हैं, जितने में हमने वो चीज़ ख़रीदी। सेलिंग प्राइस क्या होता है कि जितने में हमने उस चीज़ को बेच दिया। ठीक है, मैंने एक एग्जांपल दे दिया, शॉपकीपर ने एक चॉकलेट 10 रुपये की ख़रीदी, ठीक है, और 12 रुपये की बेच दी, तो उसको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, 2 रुपये का। अब लॉस कैसे होता, अगर वो चॉकलेट को 10 रुपये में ख़रीद रहा है, ठीक है, और सेलिंग प्राइस उसका 12 रुपये नहीं है, 9 रुपये है।
₹10 में आप कोई चीज़ खरीद कर ₹9 में बेचोगे तो आपका नुकसान हुआ ना, तो उसको कहते हैं लॉस। जब आपने जो चीज़ खरीदी है वो ज़्यादा रुपए में खरीदी है और कम में बेच दी तो आपका हमेशा क्या होगा, लॉस। तो कितने रुपए का लॉस हुआ, ₹1 का। ठीक है, आशा करता हूँ आपको प्रॉफिट एंड लॉस भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं लोन। अब आप ये सोचेंगे कि ये कंसेप्ट कहाँ से आ गया, मैं समझाता हूँ आपको। अभी मैंने बात की थी बिजनेस की। ठीक है, मान लीजिए किसी शॉपकीपर को दुकान खोलने के लिए 5 लाख रुपीज़ की ज़रूरत है, तो क्या उसके पास, हर किसी के पास 5 लाख होंगे? नहीं होंगे ना। तो वो क्या करेगा, किसी ना किसी से लेगा। तो जब भी हम किसी से पैसा लेते हैं और उसको वापस करने का वादा करते हैं कुछ बेनिफिट के साथ, क्योंकि कोई भी हमें पैसा क्यों देगा? अगर आप किसी से 100 रुपये लोगे, उसको 100 रुपये ही वापस करोगे तो उसका क्या फ़ायदा देने में, वो क्यों देगा आपको? जब उसको कोई फ़ायदा दिखेगा तभी आपको पैसा देगा ना। तो सिंपल सी चीज़ है, अगर आप 100 रुपये ले रहे हो और उसको कहते हो कि चलो मैं तेरे को 110 रुपये दूँगा, तो उसको भी लगेगा कि हाँ 10 रुपये का मुझे बेनिफिट हो रहा है, तभी वो आपको देगा। तो आसान सी भाषा में, जब भी आप किसी से पैसा उधार लेते हो और उसके बदले में कुछ एडिशनल मनी उसको वापस भी करते हो तो उसको कहते हैं लोन। ठीक है, स्पेशली जब हम बैंक से पैसा लेते हैं तो वो क्या हो जाता है, लोन। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अ लोन इज़ अ मनी बोरोड विद द प्रॉमिस ऑफ रीपेमेंट फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। मैंने बताया स्पेसिफिक पर्पस होना चाहिए। स्पेसिफिक पर्पस क्या है, मुझे दुकान खोलनी है, ये स्पेसिफिक पर्पस हो गया, खास उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, पैसा मैंने बोरो किया, लिया किसी से, और उसको प्रॉमिस भी किया कि मैं वापस करूँगा। ठीक है, व्हेन यू बोरो मनी, जब आप किसी से पैसा लेते हैं, यू क्रिएट डेप्ट। डेप्ट का मतलब होता है कर्ज। आप कर्जदार बन जाते हैं। एंड मस्ट रीपे द पर्सन एसोसिएशन ओवर द टाइम। मान लीजिए आपने उसको कहा कि मैं 6 मंथ में वापस कर दूंगा, तो आपको 6 मंथ में वापस भी करना पड़ेगा, प्लस अ लिटिल अमाउंट ऑफ एडिशनल मनी नोन एज इंटरेस्ट। मैंने अभी जैसा बताया कि आप किसी से 100 रुपये लेते हो और आप उसको कहते हो कि मैं आपको 110 रुपये वापस करूँगा, तभी देगा ना वो आपको, कि उसको 10 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। तो ये जो ₹10 आपने एक्स्ट्रा दिए हैं, इसको हम कहते हैं इंटरेस्ट। क्या कहते हैं, इंटरेस्ट। ठीक है, एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए श्याम लोन लेता है 100 रुपये का बैंक से। 100 रुपये लिए उसने बैंक से कि ठीक है मेरे को 100 रुपये दे दो, एंड हैज़ टू रिटर्न 107। बैंक कहता है ठीक है मैं 100 रुपये देता हूँ, पर आपको 6 महीने में मुझे 107 रुपये वापस करने होंगे, ₹107। तो शाम ने कितने रुपए उसको बैंक को ज़्यादा करने हैं, 7 रुपये ज़्यादा वापस करने हैं। तो ये 7 रुपीज़ को हम क्या कहेंगे, इंटरेस्ट, जो ज़्यादा दिया है। और जो बैंक से पैसा लिया था उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं एग्जाम्पल पर, जो आपकी डेली लाइफ से ही है, जो जंक सेलर से जुड़े हुए हैं। पहला क्वेश्चन, इफ़ 1 kg ऑफ न्यूज़पेपर कॉस्ट ₹4। ठीक है, अगर 1 kg न्यूज़पेपर, जंक सेलर कहता है कि 1 kg न्यूज़पेपर के मैं तुम्हें 4 रुपये दूँगा, तो आप उसको 32 kg न्यूज़पेपर देते हैं, तो वो आपको कितने पैसे देगा। ये मैं एक रियल लाइफ सिचुएशन से बता रहा हूँ। क्वेश्चन क्या कहता है कि 1 kg न्यूज़पेपर की जो कीमत है वो 4 रुपये है, तो 32 kg की कितनी होगी। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए कि एक का देकर आपको ज़्यादा का पूछा हो, तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल, कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ न्यूज़पेपर क्या है, ₹4। ठीक है, 2 kg की कितनी हो जाएगी, 8। आप कहोगे 4 + 4 या 2 × 4 8। 3 की कितनी हो जाएगी, 12, यानी कि मल्टीप्लाई होता जा रहा है, या प्लस करते चले जाइए। तो यहाँ पर है कॉस्ट ऑफ 32 kg। ठीक है, अब 32 टाइम्स आप 4 को प्लस करने लाओगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो बेटर है कि आप 32 से 4 को क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या आंसर आएगा, 4 2 = 8, 4 3 = 12। ठीक है, तो 32 kg न्यूज़पेपर की जो कॉस्ट होगी वो होगी ₹128। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2।
फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ 10 चॉकलेट्स, 2 मफिन्स एंड 4 कुकीज़। इफ़ 1 चॉकलेट, यहाँ पर 1 चॉकलेट की कॉस्ट दी है ₹5, ठीक है। मफ़िन की, एक मफ़िन की कॉस्ट दी है ₹7, ठीक है। और एक कुकी की कॉस्ट भी दी है ₹3। और हमें निकालने की कितनी है टोटल? 10 चॉकलेट। एक चॉकलेट का कॉस्ट अगर 5 है तो 10 का कितना हो जाएगा? 10 इंटू 5 यानी कि 50। एक मफ़िन अगर ₹7 का है, कितने मफ़िन लेने हैं हमने? 2, तो 2 का कितना हो जाएगा? 2 × 7 यानी कि 14। एक कुकी अगर ₹3 की है तो हमने 4 कुकीज़ लिए हैं, तो 4 3 × 12। अब इनको प्लस कर लीजिए तो वो टुगेदर कॉस्ट आ जाएगी, कितना आया? 64 + 12 76 रुपीज़। यही आंसर है। क्वेश्चन क्या है कि आपने 10 चॉकलेट ख़रीदी हैं, 2 मफ़िन्स ख़रीदे हैं और 4 कुकीज़ ख़रीदी। आपको दुकानदार को कितना पैसा देना है? अगर एक चॉकलेट ₹5 की है, मफ़िन ₹7 का है और कुकी ₹3 की है, तो जितनी एक की कॉस्ट होती है और आपने जितनी ख़रीदी है उसको उस कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। If 100 roses cost ₹2000, then what is the cost of 25 roses? अभी क्वेश्चन थोड़ा अलग हो जाता है। पहले आपने क्वेश्चन में किया कि एक चीज़ की अमाउंट दी है, ज़्यादा की पूछी है, ठीक है। पर यहाँ पर क्वेश्चन डिफरेंट है। पहले आपको यहाँ 100 रोजेस की कॉस्ट दी है, कितनी है? 2000। फिर आपको 25 की पूछी है। अब आप सोचेंगे कि 25 की आप कैसे निकालेंगे? एक का पता होता तो 25 निकालना आसान था। तो सबसे पहले आपको एक रोज़ की कॉस्ट निकालनी है। कैसे निकलेगी? 2000 को 100 से डिवाइड कर दीजिए, क्या आएगा? 20। अब मैंने डिवाइड क्यों किया आप सोच रहे होंगे, मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ। मान लीजिए आपके पास 10 चॉकलेट्स आपने ख़रीदी हैं, शॉपकीपर ने आपसे ₹50 लिए हैं और सभी चॉकलेट्स का जो अमाउंट है वो सेम है, तो एक चॉकलेट कितने की हुई? आप कहेंगे सर ₹5 की। सिमिलरली कैसे आया? 50 को 10 से क्या किया है? डिवाइड किया। तो इसी की तरह अगर 100 रोजेस ₹2000 के हैं तो एक रोज़ कितना होगा? 2000 को जब 100 से डिवाइड कर देंगे तो आया 20। अब हमारे पास एक रोज़ की कॉस्ट आ गई, तो आप 25 रोजेस की कॉस्ट ईजिली निकाल सकते हैं। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे किसको? 20 को 25 से, क्या आ जाएगा? 500, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर एक बार डिवाइड भी हो रहा है और एक बार मल्टीप्लाई भी हो रहा है, ठीक है। जब बहुत ज़्यादा आइटम दी हो और कॉस्ट दी हो और आपको एक ना पूछ कर बीच का कोई भी नंबर पूछा जाए, तो आप पहले एक की कॉस्ट निकालिए, जो एक की कॉस्ट आएगी उसको फिर फाइनली जो पूछा गया है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो आपका आंसर आ जाएगा। इफ़ अ पर्सन सेल 10 चिप्स पैकेट्स इन अ डे मतलब एक दिन। पर्सन सेल्स 10 चिप्स इन 1 डे, ठीक है। तो यानी कि एक दिन के अंदर वो 10 चिप्स के पैकेट बेच रहा है, तो 15 डेज़ में कितने करेगा? आसान है, एक का दिया है, 15 का पूछा है, तो 10 से क्या करना है? सीधा मल्टीप्लाई। आंसर क्या आ जाएगा? 150 पैकेट्स। ये यूनिट है, जो चीज़ पूछी है वो लिखना ज़रूरी है, इसके नंबर होते हैं। इफ़ लूसी बाइज 10 मफ़िन्स फॉर ₹100। अब यहाँ पर फिर वैसे ही क्वेश्चन आ गया। 10 की कॉस्ट दी है, जैसा मैंने चॉकलेट का एग्जांपल दिया था, ₹100, ठीक है। एंड सेल्स ऑल ऑफ देम एट ₹120, ठीक है। ये क्या हो गई? कॉस्ट प्राइस हो गई। मैंने क्या कहा था? जो ख़रीदने का अमाउंट होता है उसको कॉस्ट प्राइस कहते हैं और जो बेचने का अमाउंट होता है उसको सेलिंग प्राइस कहते हैं। सेलिंग प्राइस कितना है 10 मफ़िन का? उसने ख़रीदे कितने में थे? ₹100 में। बेचे कितने में है? 120 में। तो अब आप बताइए कि फ़ायदा हुआ या नुकसान? उसने यही पूछा कि उसने कितने रुपए कमाए।
आप कहेंगे 120, तो उसने 120 रुपीज़ कमाए नहीं है। कमाए उसने कितने हैं, 100 तो उसके खुद के ही लगे हुए थे, अपने लगाए थे, फिर उसने 120 में बेचा, यानी कि ज़्यादा में बेचा है, तो क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। जब आप कम में ख़रीद के ज़्यादा में बेचते हैं तो आपको प्रॉफिट हुआ। कितना प्रॉफिट हुआ, 120 माइनस 100, क्योंकि 100 तो उसके अपने ही थे ना, तो 20 रुपीज़ उसने कमाए हैं। बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग 3 नोट्स ऑफ ₹20। एक नोट 20 का कितने रुपीज़ हुए, ऑब्वियसली 20 रुपीज़ हुए। 2 नोट में कितने हो जाएंगे, आप कहेंगे 20 + 20 40, तो यानी कि 2 × 20 यानी कि 40 रुपीज़ हो गए। तो यहाँ पर 3 नोट की बात की है, तो 3 नोट्स की बात की गई है, तो 3 नोट्स ऑफ 20 कितने के हो जाएंगे, 60 रुपीज़, ठीक है। ये जो सिंबल है रुपीज़ का, हिंदी का, ये आगे लिखा जाता है। सिमिलरली 4 नोट्स ऑफ 10, 4 × 10 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा ₹40, ठीक है। प्यारे बच्चों, ये था वीडियो। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करें। और अगर कहीं कोई डाउट होता है, आप चाहते हैं कि किसी और टॉपिक में वीडियो लेकर आऊँ, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।